पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि बिहार की सियासत का खेल ही निराला है। कहा तो ये भी जाता है कि सियासत की जुबान ही अलग होती है। अगर यहाँ पर लिखा हो इकरार तो तुम इनकार पढ़ना, ये भी कहा जाता है और इसका भी सबक सिखाया जाता है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, वो सवाल यही है कि आखिर इस बार यहाँ की जनता किसको इनकार करेगी और किसको कबूल करेगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बार फिर से लाइव सिटीज आपको बताएगा कि अलग अलग विधानसभा सीटों से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। तो आज इस वीडियो में जिन विधानसभा सीटों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो विधानसभा सीटें हैं पूर्णिया की सीट, सिमरी बख्तियारपुर की सीट, बनियापुर की सीट, बाढ़ की सीट, दिनारा की सीट और मोतिहारी की सीट। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद समरीन जी। सबसे पहले जो बड़ी सीट है, जो हॉट सीट है, जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती है, वो सीट है पूर्णिया की सीट। क्या खबर, क्या जानकारी आ रही है पूर्णिया से? देखिए, आप टिकट बाजार की चर्चा करना चाहती है, मतलब कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। बिल्कुल। और आपने शुरुआत की पूर्णिया से। सीमांचल की राजधानी कही जाती है पूर्णिया, और पूर्णिया पर नरेंद्र मोदी का ध्यान कितना है यह आपको पता है। इधर के दिनों में नरेंद्र मोदी पूर्णिया आए, पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, वहां से अब नागरिक विमान सेवाओं की शुरुआत भी हो चुकी है। कोलकाता पूर्णिया की फ्लाइट शुरू हो गई। कोलकाता पूर्णिया के अलावा अहमदाबाद पूर्णिया की फ्लाइट शुरू हुई, और पूर्णिया दिल्ली की फ्लाइट भी शुरू होने जा रही है। अब इसका क्रेडिट किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इस जंग में हम नहीं जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे ने पूर्णिया में जिस तरीके से निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनाव जीत गए और एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार और 2019 से 2024 के सांसद संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए, बीजेपी और जेडीयू के कलेजे पर सांप लौटता है। बिल्कुल। हम पूर्णिया हार गए, कैसे हार गए? हमने पूर्णिया में बड़े बड़े दिग्गजों को हराया। देखिए, जब उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह जब भाजपा को छोड़ कांग्रेस से लड़े तब भी चुनाव हार गए, लेकिन पप्पू यादव से शिकस्त खानी पड़ी। और पप्पू यादव जब नतीजे आए और विधानसभा क्षेत्रवार देखा गया, तो पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से भी पप्पू यादव आगे हो गए। अच्छा जी। जहां से बीजेपी के एमएलए विजय कुमार खेमका और पिछले कई दफे से पूर्णिया सदर सीट पर एक विधायक, उनकी तो हत्या ही कर दी गई थी एक महिला के द्वारा, यह पता ही है। उसके बाद विजय खेमका। तो बीजेपी को यह बात समझ में नहीं आती और बीजेपी ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया कि हम आखिर हारे कैसे। लोकसभा का चुनाव हारे ही हारे और पूर्णिया सदर भी हार गए, जिसे हम सीमांचल की राजधानी कहते हैं। और जिस पूर्णिया को बुनियाद बनाकर आप अररिया, किशनगंज, कटिहार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जहां आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, फर्जी मतदाताओं की बात करते हैं, फर्जी आधार कार्ड की बात करते हैं, तो यह बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और इसकी गुत्थी इसलिए देखिए आपने कि बीजेपी ने किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दिलीप जायसवाल को, जो किशनगंज से आते हैं। किशनगंज से आते हैं और किशनगंज में वह एमएलसी का चुनाव सिर्फ हिंदू मतदाताओं के वोट से नहीं जीतते हैं। वह स्वयं कहते भी हैं कि भले ही मैं भाजपा का अध्यक्ष हूं, लेकिन जब हम एमएलसी बनते हैं, हमारा जो सौहार्द है मुसलमानों के साथ ऐसा है कि वह मुझे मत देते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो पूर्णिया विधानसभा सीट बीजेपी के लिए चैलेंजिंग बनी हुई है। और नरेंद्र मोदी की सभा के बाद कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई है। वो तस्वीर वायरल हो गई। हाँ, वो तस्वीर भी वायरल हो गई। विजय खेमका को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या बीजेपी इस बात का बदला ले लेगी? क्योंकि जेडीयू भी इस बात से नाराज है। संतोष कुशवाहा चुनाव हारे, वह धमदाहा में जहां से लेसी सिंह है, वहां उन्होंने पप्पू यादव पर बढ़त बनाई थी। रुपौली
जहां से बीमा भारती एमएलए थी, जी, जेडीयू से जीती थी, राजग में बागी होकर आरजेडी में गई, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वहां से भी उन्होंने बढ़त बना ली। लेकिन पूर्णिया सदर सीट से तो बीजेपी और जेडीयू दोनों इस बात को लेकर खपा है कि पूर्णिया सदर क्यों हम हारे, और बीजेपी के लिए शहरी क्षेत्र में पराजय हमेशा उसे कष्ट पहुंचाता है। तो विजय कुमार खेमका की उम्मीदवारी पर ग्रहण, और इधर आपने देखा होगा कि ठाकुरगंज में जेडीयू ने गोपाल अग्रवाल को शामिल करा दिया। अब पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया इलाके में यह बात भी चलती रहती है कि वैश्य जाति के नाम पर भाजपा जो है वह सिर्फ मारवाड़ियों को आगे करती है। इधर के इलाके में कटिहार में अशोक अग्रवाल, यहाँ खेमका, और उधर अब जेडीयू ने भी गोपाल अग्रवाल को शामिल कराया हुआ, ठाकुरगंज के विधायक भी रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री की सभा के बाद जब हम देख रहे हैं, जो पूर्णिया से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, विजय खेमका टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि सिटिंग है। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है जो दिखाई पड़ी लोकसभा चुनाव में, तो विजय खेमका के बाद और कौन, ठीक है ना। तो यदि आप पूर्णिया से जानकारी प्राप्त करें आज की तारीख में, तो वहां सिर्फ और सिर्फ नूतन गुप्ता दिखाई पड़ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नूतन गुप्ता दिखाई पड़ रही हैं बीजेपी से, कि जो काम करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, लोगों से संपर्क करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, सोशल मीडिया में वाइब्रेंट हैं, बिल्कुल दिखाई पड़ रही हैं कि हाँ नूतन गुप्ता काम करती हुई और बीजेपी के लिए, और उन्हें बड़े नेताओं की बैकिंग भी प्राप्त है। लेकिन बीजेपी के टिकट के लिए दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद की जरूरत होती है। प्रदेश नेतृत्व ने आपको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे सर्वे होते हैं, तो उसकी रिपोर्ट क्या आई, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट भी वह इनके पक्ष में है। और जो सोशल इंजीनियरिंग, पल्लवी गुप्ता के जो हस्बैंड है, नूतन गुप्ता के जो हस्बैंड हैं, वह पंकज पटेल हैं, तो वह सामाजिक समीकरण भी सद्धता है। तो नूतन गुप्ता का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अन्य दावेदार भी हैं, डॉक्टर संजीव हैं, ठीक है, अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है ना, अच्छे डॉक्टर हैं, जाति से कायस्थ हैं। अच्छा। तो इसलिए कई बातें हैं। और देखिए पल्लवी गुप्ता का नाम भी हमने लिया था, पल्लवी गुप्ता भी एक कंटेंडर हैं, इनके पति कांग्रेस में थे। एक नूतन गुप्ता भी हैं और पल्लवी गुप्ता, हाँ पल्लवी गुप्ता भी है, ठीक है ना, पल्लवी गुप्ता भी है, लेकिन नूतन गुप्ता अभी आगे हैं। और विजय खेमका तो है ही। तो नूतन गुप्ता जो हैं, उन्होंने सामाजिक कामों में, या जो बीजेपी ने जो उत्तरदायित्व सौंपा है, उसमें वह बिल्कुल आगे जाकर काम करती हुई, जो भी नेतृत्व ने कहा, हाँ महिला पल्लवी गुप्ता भी है, लेकिन आगे जाकर पार्टी की जिम्मेवारी को, चाहे पार्टी ने कुछ भी कहा हो, उसमें कोई कंजूसी नहीं की है। और कई शैक्षिक संस्थान इनके पास है, जहाँ यह उस इलाके की लड़कियां हैं या गरीब बच्चे हैं, उनके लिए विशेष छूट देना, रियायत देना, यह सब काम यह करती रहती है। तो एनडीए में यह सीट बीजेपी की ही रहेगी। संतोष कुशवाहा जो चुनाव हार गए जेडीयू के, खबर यह भी आ रही कि उनके भाई हैं शंकर कुशवाहा, अच्छा, वह भी कसबा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो शहरी क्षेत्र है वह तो बीजेपी के लिए रिजर्व है। अब बीजेपी को तय करना है कि विजय खेमका, नूतन गुप्ता, पल्लवी गुप्ता या डॉक्टर संजीव, ठीक है। अब जब हम इंडिया गठबंधन की बात कर लें, तो इंडिया गठबंधन में भी जो 2020 में लड़ी थी वह नहीं लड़ेंगी, ठीक है ना, वह रेस से बाहर है, ठीक है। और रेस में जिन नामों की चर्चा है, उसमें सबसे अधिक चर्चा है जितेंद्र यादव की, जिनकी पत्नी वहां की मेयर है और मजबूत है, ठीक है ना। जितेंद्र यादव दिखाई पड़ते हैं। जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे और जब वहां पहुंचे थे, तो राहुल गांधी ने इन्हें बुलाया भी था। लेकिन सांसद पप्पू यादव, आपको पता ही है कि भाई आजकल कांग्रेस में उनकी तवज्जो बढ़ गई है, और कांग्रेस में जब पूछ भरी है, जब आरजेडी से खींचतान अधिक होती है, पप्पू यादव का वजन बढ़ जाता है। और पप्पू यादव पूर्णिया के मालिक हैं, इसलिए पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में उनकी बातें भी सुनी जाएगी। तो जितेंद्र यादव भी पुराने उनके ही विद्यार्थी हैं, मतलब राजनीतिक विद्यार्थी। लेकिन इधर के दिनों में हम इंजीनियर दिवाकर सिंह हैं, यादव हैं, यह भी यादव हैं, तो हाँ यह भी लगे हुए हैं, और इनकी चर्चा भी चल रही है। छोटू सिंह हैं जो जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, इनकी चर्चा भी। तो कांग्रेस से यहाँ आरजेडी की दावेदारी नहीं है, वीआईपी की दावेदारी नहीं है। तो
कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी सीमांचल की राजधानी पूर्णिया में और बीजेपी लड़ेगी। लेकिन जनसुराज के लिए भी पूर्णिया महत्वपूर्ण है, बिल्कुल क्योंकि उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह पूर्णिया से ही आते हैं, तो पूर्णिया को छोड़ कैसे देंगे। लेकिन उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह के पास पत्ता कौन सा है तुरुप का पूर्णिया सदर के लिए, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिल रही है। यदि झंडे पोस्टर बैनर की बात करें तो वहां एक संतोष सिंह है, उनका झंडा पोस्टर बैनर प्रशांत किशोर की तस्वीरों के साथ, पप्पू सिंह की तस्वीरों के साथ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उम्मीदवार कौन हो जाएगा, आप तो जनसुराज खबर करती हैं, वहां भी पता करना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि 21,000 रुपए देकर 12,000 लोगों ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। तो समझ सकते हैं कि उनके पास उम्मीदवार कितने हैं। लेकिन पूर्णिया में डिसाइडिंग फैक्टर पप्पू सिंह होंगे, क्योंकि पप्पू सिंह वहीं से हैं और उन्हें यह सिद्ध भी करना है कि हम प्रशांत के साथ हैं, तो प्रशांत को इसका फायदा मिल रहा है। क्योंकि यदि पूरे बिहार में प्रशांत किशोर के नाम की गूंज सुनाई पड़ती है, तो पूर्णिया में यह बात इस रूप में जुड़ जाती है कि प्रशांत किशोर के साथ पप्पू सिंह भी है। बिल्कुल, इसका कितना फायदा मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब हम अगली विधानसभा सीट की चर्चा कर लेते हैं, और अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है सिमरी बख्तियारपुर की सीट। यहाँ कौन आगे चल रहा है और कौन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र 2020 में बहुत ही हॉट सीट हो गई थी। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि मुकेश सहनी तब एनडीए में बिल्कुल ताल ठोक दिया था। एनडीए में थे, चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल। और महबूब अली कैसर सांसद थे, उनके बेटे यूसुफ चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर। तो मुकेश सहनी चुनाव जीतते जीतते हार गए थे, क्योंकि चिराग पासवान ने यहां भी खेला कर दिया था। चिराग पासवान पूरे बिहार में मुख्य रूप से जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी के खिलाफ भी चिराग पासवान ने संजय सिंह को उम्मीदवार बना दिया था। बिल्कुल। तो यूसुफ सलाहुद्दीन 75,864 मत लाकर चुनाव जीते थे, और मुकेश सहनी 73,925 मत लाकर चुनाव हार गए थे। तो 2,000 मतों के अंतर से करीब जीत हार। और संजय सिंह चिराग पासवान के हनुमान, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान थे जी। ये 6,962 मत लाए थे। तो सोचिए, हार की वजह संजय सिंह बने थे। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि एनडीए ने, तब मुकेश सहनी एनडीए में थे, तो एनडीए ने मुकेश सहनी की जीत के लिए बहुत कोशिशें की थी, बहुत कोशिशें की थी। गुस्से में देखिए, यहाँ एनडीए के एक और प्रमुख चेहरे हैं रितेश रंजन जी, ठीक है ना, जिला पार्षद भी रहे, इनकी मां भी रही, ठीक है ना। तो यह भी चुनाव में खड़े हो गए थे 2020 में, लेकिन बीच चुनाव में इन्होंने चुनाव प्रचार छोड़ दिया था मुकेश सहनी के पक्ष में जी। क्योंकि तारकिशोर प्रसाद, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल ने पंचायती की थी कि मुकेश सहनी को लड़ने दीजिए। तो एनडीए के नेतृत्व की बात मुकेश सहनी के लिए रितेश रंजन ने स्वीकार कर ली थी, लेकिन संजय सिंह नहीं माने थे, और चुनाव प्रचार बीच में छोड़ने के बाद भी संजय सिंह को, माफ कीजिएगा, रितेश रंजन को 2,840 मत आ गए थे। अच्छा। तो अब देखिए, मुकेश सहनी महागठबंधन में है जी। मुकेश सहनी मेरी जानकारी के मुताबिक सिमरी बख्तियारपुर लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी अपने को लड़ाएंगे, यह बात भी तय है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और इस बात की भी संभावना चल रही है, जिसकी संभावना अधिक है कि यूसुफ सलाहुद्दीन, क्योंकि जो सीटों के शेयरिंग की बात हो रही है कि आरजेडी सीटें तो देगी मुकेश सहनी को, लेकिन कुछ उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार, जीते हुए उम्मीदवार भी सौंपे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यह चर्चा भी चलती है कि महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाहुद्दीन, जो सिमरी बख्तियारपुर के विधायक हैं, अभी लालटेन के सिंबल पर संभव है कि वह मुकेश सहनी की पार्टी से चुनाव लड़ जाए, क्योंकि वहां मल्ला भी हैं। बिल्कुल है। तो इसका फायदा भी मिल जाएगा, यादव, मुसलमान और मल्ला। हाँ, तो यह चर्चा भी है। अब सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की आकृति को समझिए। यह विधानसभा क्षेत्र खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है, बिल्कुल, लेकिन जिला सहरसा है, हाँ, तो ठीक है कि भाई
महागठबंधन में अब मुकेश सहनी का सिंबल हो या आरजेडी का सिंबल हो, यह बात तो तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिल्कुल। यूसुफ सलाहुद्दीन ही मान लीजिए तय उम्मीदवार, मुकेश सहनी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पहले जो कुछ बातें चल रही थी वह मान जाएंगे यदि ऐसा होता है तो, ठीक है ना। और जीते हुए विधायक को तो सीटिंग गेटिंग गो, हाँ, बिल्कुल, वो तो चलता ही फार्मूला है, चलता ही वो तो चलता है, चलता ही है जी, चलता ही चलता है। अब महबूब साहब के बेटे, कैसर साहब के बेटे, बिल्कुल यह बड़ी बात है जी। लेकिन अब सोचिए कि एनडीए में क्या होगा, ठीक है ना, और एनडीए में क्या होता रहा है, क्या प्रयोग होते रहे हैं। अब एनडीए में सिमरी बख्तियारपुर की सीट किसके पास रहे? हमने कहा कि यह खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है और सहरसा जिले में है। जी ठीक है। तो 2020 में जो कोसी कहते हैं हम लोग, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये 3 जिले, इन तीनों जिलों को मिलाकर कुल 13 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 सहरसा में, 4 मधेपुरा में और 5 सुपौल में। ठीक है। तो सहरसा में ही सिमरी बख्तियारपुर भी। तो इन 13 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 पर जदयू लड़ा था, 10 पर जदयू लड़ा था, बिल्कुल ठीक है ना। 8 पर जीता, 2 पर हारा, ठीक है ना। तो कहां जीता? जीता सिंहेश्वर और मधेपुरा, ठीक है ना। नहीं, माफ कीजिएगा, सिंहेश्वर और मधेपुरा हार गया, ठीक है ना। निखिल मंडल हार गए थे, चुनाव जीत गए थे प्रोफेसर चंद्रशेखर। 2 पर बीजेपी जीती, हाँ, तो 8 पर जेडीयू जीता, 2 पर बीजेपी जीती। सहरसा, सदर और छातापुर, ठीक है, छातापुर से नीरज कुमार बबलू जीत गए थे। तो 1 पर वीआईपी लड़ा था, सिमरी बख्तियारपुर, जो हार गए, हाँ, मुकेश सहनी हार गए। तो अब जेडीयू का कहना है कि 13 में से 10 सीटों पर तो हम लड़े थे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारा हिस्सा कम है। अच्छा, हमारा हिस्सा कम है, ठीक है, इसलिए हमारा हिस्सा और हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा ठीक है, तो हम 2 लड़े और दोनों जीते, ठीक है ना। तो हमें अधिक सीट चाहिए। तो अब यह जो सीट है सिमरी बख्तियारपुर की, वह सीट तो एनडीए में ही सिमरी बख्तियारपुर की सीट वीआईपी को मिली थी, क्योंकि मुकेश सहनी एनडीए में थे, बिल्कुल, हाँ, जो अब नहीं है। हाँ, और कहने वाले यह भी कहते कि देखिए 2020 में प्रारंभिक चर्चा यह रही कि बीजेपी को लड़ने के लिए सहरसा में 2 सीटें मिली, सुपौल में छातापुर है, ठीक है, सहरसा में 2 सीटें मिली थी, एक सहरसा सदर और सिमरी बख्तियारपुर। लेकिन जब मुकेश सहनी के एडजस्टमेंट की बारी आई, मुकेश सहनी बीजेपी से ही एडजस्ट हुए थे, तो वह सीट वीआईपी को दे दी गई। तो 2025 में इस सीट पर बीजेपी का दावा है, ठीक है, बीजेपी का दावा है, ठीक है। लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर तो एनडीए में है, तो उसकी नजरें भी इस सीट पर है, हाँ, टिकी हुई है। इसलिए टिकी हुई है कि खगड़िया से राजेश वर्मा सांसद हो गए, जो एलजेपीआर के हैं, तो उनकी नजरें भी टिकी हुई है कि अब सिमरी बख्तियारपुर बीजेपी की कि एलजेपीआर की। लेकिन जेडीयू का कहना है कि पहले से हम यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, पहले से हम लड़ते रहे, 2020 में हमने मुकेश सहनी के लिए खाली की थी सीट। तो सिमरी बख्तियारपुर की पहचान दिनेश चंद्र यादव के कारण, जो अभी मधेपुरा के जेडीयू के सांसद हैं, तो वही जीतते रहे हैं और महबूब अली कैसर से लड़ाई चलती रही है, ठीक है ना। तो 2009 में दिनेश चंद्र यादव खगड़िया से सांसद बन गए, ठीक है ना, मधेपुरा से नहीं, खगड़िया से सांसद बन गए, और सिमरी बख्तियारपुर भी खगड़िया में। तब वहां रिक्ति हुई, सिमरी बख्तियारपुर से जीते हुए विधायक थे। तो 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो दिनेश यादव के ही अपने भाई कह लीजिए, डॉक्टर अरुण यादव वहां चुनाव जीत गए और 2010 से 2015 तक विधायक बिल्कुल, हाँ। लेकिन 2014 में, तो 2009 में दिनेश चंद्र यादव जीते थे, 2014 में खगड़िया हार गए। 2014 में जब खगड़िया हार गए दिनेश चंद्र यादव और महबूब अली कैसर एलजेपी से चुनाव जीत गए, तो फिर 2015 का यह विधानसभा चुनाव फिर से लड़ गए। अरुण यादव को टिकट नहीं मिला जी, और दिनेश चंद्र यादव को टिकट मिल गया। दिनेश चंद्र यादव फिर से चुनाव जीत गए। दिनेश चंद्र यादव 2019 में मधेपुरा से सांसद बन गए। अच्छा, ठीक है जी, हाँ, मधेपुरा से सांसद बन गए, पप्पू यादव को हरा दिया। हाँ।
बदला ले लिया। हाँ, तो बदला ले लिया। हाँ। तो बदला, तब यहाँ फिर उपचुनाव हुआ सिमरी बख्तियारपुर में। ठीक। तब सिमरी बख्तियारपुर में लालटेन जल गया। अच्छा, लालटेन जल बिल्कुल, गया। हाँ, कैसर साहब के बेटे नहीं, बिल्कुल, दूसरा। हाँ, अच्छा, हाँ, दूसरा यूसुफ सलाउद्दीन नहीं, कोई और। हाँ, दूसरा कोई जीता। ठीक। और डॉक्टर अरुण यादव जो दिनेश चंद्र यादव के अपने थे, वह चुनाव हार गए। ठीक है। तो अब देखिए, जेडीयू कह तो रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर मेरी सीट, और डॉक्टर अरुण यादव, दिनेश यादव के भाई, सब कुछ कह लीजिए, लेकिन दिनेश यादव ने अरुण यादव पर भरोसा किया। अरुण यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों हो गई? एंटी इनकम्बेंसी के 3 कारण बताए जाते हैं वहां खगड़िया में। ठीक है। वहां एक न्यास बोर्ड है सिमरी बख्तियारपुर में, जिस पर राजपूतों का कब्जा रहता था, परंपरा चली आ रही थी, लेकिन यादव काबिज हो गए। अच्छा, तो राजपूत नाराज हो गए। हाँ। फिर बापू सेवा आश्रम, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है, इसके जमीन को लेकर विवाद हुआ। अच्छा। और आंदोलन चला, जिसका नुकसान हो गया, और 8-10 पंचायतों में। ठीक इसी प्रकार से एक मुखिया राजकुमार शर्मा की हत्या हुई थी। ठीक है। तो उसके विवाद ने भी इनको हरवा दिया। हाँ, इनको हरवा दिया, इनको परेशान किया। तो अब देखिए, पहले तो यह तय हो कि जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी आर में कितनी सीट किसको मिल रही है सीट। सिमरी बख्तियारपुर की सीट। और 2024 की स्थिति यह थी कि आपको पता है कि वहां सीपीएम से कुशवाहा उम्मीदवार आ गए थे, संजय कुशवाहा। बिल्कुल, संजय कुशवाहा ही नाम था। और राजेश वर्मा नए थे। सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बिल्कुल, हाँ। सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा। सिमरी बख्तियारपुर इस बात को भी लेकर नाराज था कि महबूब अली कैसे को टिकट नहीं मिला। तो सम्राट चौधरी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। अच्छा। और हमने जिस रितेश रंजन के बारे में कहा कि एनडीए के प्रमुख चेहरे हैं इस इलाके में, बीजेपी से हैं, चिराग से भी अच्छे संबंध हैं और राजेश वर्मा से भी अच्छे संबंध हैं, तो सम्राट ने जिम्मेदारी दी कि कम से कम सिमरी बख्तियारपुर से एलजेपी-आर के उम्मीदवार राजेश वर्मा को बराबर करके भेजो। अच्छा। पिछड़ना नहीं चाहिए। ठीक। पिछड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मेहनत काम आई, और सिमरी बख्तियारपुर से यह जो है राजेश वर्मा 17,000 वोटों से लीड कर गए। 17,000। हाँ, तो यह चौंकाने वाली बात है। तो अब इससे इनका बल मिला। तो एनडीए में अब एलजेपी-आर में सीट जाती है, तब भी रितेश रंजन की चर्चा है, ये जाति से वैसे हैं। अच्छा। और बीजेपी में तो हैं ही, ठीक है ना। अब चिराग के पास एक और उम्मीदवार हैं, संजय सिंह, जिनके कारण मुकेश सहनी चुनाव हारे थे, लेकिन वह सिमरी बख्तियारपुर के रहने वाले नहीं हैं। अच्छा, वह दूसरे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये जो रितेश रंजन है, क्यों महत्वपूर्ण है? ये दिल्ली में पढ़ाई लिखाई हुई। दिल्ली में 2010 में एक ललिता पार्क हादसा, बड़ा ही फेमस, मतलब क्या कहें, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें कई लोगों की मौत हुई थी। अच्छा। और उन मौतों में सिमरी बख्तियारपुर के लोग भी शामिल थे। तो उनकी मदद पहुंचाने वाला दिल्ली में सबसे पहला शख्स यह रितेश रंजन एक एनजीओ के लिए काम कर रहे थे। तो उस मदद के बाद रितेश रंजन 2011 में या 2010 में ही सिमरी बख्तियारपुर दिल्ली छोड़कर आ जाते हैं और यहां समाज सेवा में लगते हैं। और 2011 में यह जिला पार्षद का चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा। हाँ, बड़े अंतर से। और सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतते हैं, चुनाव के बाद, जीत के बाद जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी, उपाध्यक्ष की कुर्सी पर नजर लगती है, ठीक है। जबकि माना यह जाता है कि सहरसा जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र यादव की मर्जी से ही अच्छा होता है। हाँ, तो दिनेश चंद्र यादव विरोध कर रहे थे, लेकिन दिनेश चंद्र यादव अध्यक्ष तो बनवा लिए, लेकिन रितेश रंजन स्वयं उपाध्यक्ष बन गए दिनेश चंद्र यादव के विरोध के बाद भी। और 2015 में देखिए, 2015 में भी इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, ठीक है, और करीब 10,000 वोट आए थे, ठीक है, 10,000 वोट आए थे। 2016 में इन्होंने अपनी मां को, ललिता रंजन नाम है, उन्हें
चुनाव लड़वाया जिला परिषद का, वह चुनाव जीत गई। जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी लड़वाया। दिनेश चंद्र यादव विरोध कर रहे थे, लेकिन लड़ाई इतनी कड़ी रही कि मात्र 2 वोट से हारे। मात्र 2 वोट से। अच्छा। उसमें जिला पार्षद जीते हुए जिला पार्षद वोट करते हैं। 2021 में यह जिला परिषद का चुनाव हार गए, लेकिन खुद जिला परिषद का चुनाव हारे, लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है ना? बिल्कुल। दिनेश चंद्र यादव ने अमर यादव को उम्मीदवार बना रखा था अध्यक्ष पद के लिए, और हारे हुए रितेश रंजन ने दांव लगाया था सुरेंद्र यादव। अच्छा। तो सुरेंद्र यादव अध्यक्ष बन गए और दिनेश यादव के अमर यादव नहीं बने। अब इस सुरेंद्र यादव को बीजेपी में शामिल है ये। लेकिन हम जब सिमरी बख्तियारपुर बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर भी सुरेंद्र यादव की चर्चा हो रही है। अच्छा। अब सुरेंद्र यादव इसे कबूल करेंगे नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर की क्या रणनीति है मुझे नहीं पता, लेकिन यह चर्चा वहां है। तो यह सिमरी बख्तियारपुर का हाल है। तो देखिए, अब हम चर्चा करेंगे अगली विधानसभा सीट की, और अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है बनियापुर की सीट। बनियापुर की खबर क्या है? देखिए, यह तो बहुत ही हॉट सीट है और मरो या मारो वाली सीट है। मरो या मारो, यह प्रभुनाथ सिंह के परिवार की सीट है ना। मसरख याद कीजिए ना, ठीक है ना। और 2009 में 8-9 में जब परिसीमन हुआ और उसके बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ 2010 में, तब से 2010, 2015, 2020 केदारनाथ सिंह, प्रभुनाथ सिंह के भाई, उनका ही कब्जा है। बिल्कुल। राजद के उम्मीदवार के तौर पर राजद के विधायक हैं, लेकिन 2025 में यह राजद के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हाँ, यह जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यहाँ यही है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। और 2010 के पहले पुराने बनियापुर में यहाँ जनता दल यूनाइटेड के मनोरंजन सिंह एलियस धूमल सिंह चुनाव जीते थे, वह भी बाहुबली। 2000 में भी जीते, 2005 के फरवरी में भी जीते, ठीक है, और 2005 के अक्टूबर में भी जीते। हमने क्यों कहा कि यह मरो मारो वाली सीट है? प्रभुनाथ सिंह की दबंगई और इस विधानसभा क्षेत्र के मसरख विधानसभा क्षेत्र के विधायक की हत्या हो गई थी। जीते हुए विधायक की हत्या हो गई थी। और मैंने उस खबर को कवर किया था। प्रभुनाथ सिंह के सबसे कट्टर दुश्मन अशोक सिंह, प्रभुनाथ सिंह की दबंगई को चुनौती देने वाले अशोक सिंह, यह 1995 में चुनाव जीत गए थे। और फिर सभी मान रहे थे कि यह जिंदा नहीं रह पाएंगे। सभी मान रहे थे, ठीक है ना। सभी मान रहे थे जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के बारे में यह बात कही जाती है कि उन्होंने एलानिया तौर पर कह दिया था कि 100 दिनों से अधिक नहीं। 100 दिनों से अधिक नहीं। हाँ। और 3 जुलाई 1995 की वह काली शाम के 7:20 पटना का स्ट्रैंड रोड का बंगला नंबर 5, यह चहारदीवारी के भीतर अपने स्थानीय लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। और बाहर से इतने बम मारे गए कि अशोक सिंह का चिथड़ा उड़ गया। भीतर भी घुस गए थे लोग। और लालू यादव की सरकार थी। लालू यादव की सरकार में ही उनके विधायक की हत्या हो गई। क्योंकि हमें याद है, हमने क्यों कहा कि हमने इसे कवर किया था, कि तब पटना के सिटी एसपी हुआ करते थे राजविंदर सिंह भट्टी। अच्छा। और मैं आज अखबार के लिए क्राइम रिपोर्टिंग करता था। शाम को हम लोगों को सिटी एसपी और सीनियर एसपी से मिलने को जाना होता था। सिटी एसपी ही क्राइम कंट्रोल के असली मालिक हुआ करते थे। और भट्टी सख्त तेवर वाले आईपीएस पदाधिकारी। बिल्कुल जी। तो जब हम लोग उनके कार्यालय कक्ष में बैठे थे, तभी इस घटना की जानकारी वायरलेस पर फ्लैश हुई थी। और फिर भट्टी भागे, फिर हम जैसे जितने रिपोर्टर थे वहां पहुंचे थे। और पहले घंटे में ही भट्टी ने यह निष्कर्ष निकाल दिया था कि इस हत्याकांड के पीछे प्रभुनाथ सिंह है, और यह हत्याकांड चुनावी लड़ाई में हार जीत का परिणाम है, यानी कि पॉलिटिकल मर्डर है। ठीक है ना। हाँ, मसल पावर की लड़ाई है। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल जी। तो
अब इसके लिए देखिए इतनी छापेमारियां शुरू हुई थी, इतनी छापेमारियां शुरू हुई थी कि पूछिए मत। मुझे जहां तक याद है, लाल डायरी के पन्ने को पलटेंगे तो ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। अरशद जमा तब सचिवालय के इलाके में जो एसडीपीओ होते हैं, डीएसपी होते हैं, उनके ही क्षेत्र में यह घटना घटी थी। तो अरशद जमा से भट्टी को लगा था कि उनसे एक्शन बहुत ठोस नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो शशि भूषण शर्मा या अरशद जमा डीएसपी रहे होंगे, मुझे लगता है रह गए थे। शशि भूषण शर्मा इंस्पेक्टर थे हाजीपुर में। उन्हें केस का आयोग बनाने के लिए बहुत तेज तर्रार इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अशोक सम्राट को मारने वाले, ठीक है ना, जो बिहार में पहला 47 लेकर आया था। जी जी जी। तो भट्टी ने विशेष तौर पर शशि भूषण शर्मा को हाजीपुर से सचिवालय ट्रांसफर करवाया था और केस का आयोग बनवाया। ठीक है। शशि भूषण शर्मा की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि जब हाजीपुर से उनका तबादला हुआ तो हाजीपुर के बाजार बंद हो गए थे कई दिनों तक। किसी पुलिस पदाधिकारी के पक्ष में उनके तबादले पर बाजार बंद हो, यह बड़ी बात, ये बड़ी बात है, यह बड़ी बात बिल्कुल। और फिर भट्टी ने ऐसा पीछा करना शुरू किया था कि प्रभुनाथ सिंह भाग नहीं पाए थे। प्रभुनाथ सिंह ने संडे के दिन, घटना के 2 या 3 दिनों के बाद ही, भाग नहीं पाए थे। इतने बड़े ताकतवर, इतने बड़े दमंग, इतने बड़े बाहुबली। उन्होंने एक मजिस्ट्रेट होंगे या एडीजे होंगे छपरा में, उनके घर पर जाकर शाम में चुपके से आत्मसमर्पण कर दिया था। अच्छा। हाँ, प्रभुनाथ सिंह ने। और देखिए, जब आपने मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, घर में करें या इजलास में करें, तो सुरक्षित हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, इस बात की जानकारी, इस बात की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी प्रभुनाथ सिंह को थी। उसके बाद उन्हें थाना को सौंप दिया गया, कुछ किया नहीं जा सकता था। जब भट्टी को यह पटना में मालूम हुआ कि प्रभुनाथ सिंह ने यह कर दिया तो वे बहुत गुस्सा हुए थे और पागलों की तरह गाड़ी ड्राइव कराते हुए वो छपरा पहुंचे थे। ठीक है। और जब छपरा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुर्सी पर पसरे हुए हैं प्रभुनाथ सिंह थाने में। इस तरीके से फायर हुए थे कि पूछिए मत। और प्रभुनाथ सिंह को भी लग गया था कि कैसे पुलिस प्राधिकारी से मेरा पाला पड़ गया। तो फिर इस केस में देखिए, प्रभुनाथ सिंह तो एक्यूज बने ही थे, उनके भाई दीनानाथ सिंह भी एक्यूज बने थे। ठीक है। दीनानाथ सिंह की मृत्यु हुई, जी जी, आपको पता है, सभी लोग सजा याफ्ता हुए थे। रितेश सिंह बने थे। अच्छा। तो इस केस में अनुसंधान ऐसा हुआ कि इनको सजा हुई और खौफ इतना था कि आप सोचिए कि इस केस की कार्यवाही बिहार की अदालतों में नहीं चली। अच्छा। हाँ, बिहार की अदालतों में इस पर कोई कार्रवाई नहीं चली। नहीं, इसलिए नहीं चली कि परिजनों को, गवाहों को धमकियां मिल रही थी और उन्हें यहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए इस केस का ट्रांसफर झारखंड में कर दिया गया। तो 22 साल लग गए थे। 22 साल। 3 जुलाई 1995 को हत्या हुई और 18 मई 2017 को हजारीबाग की कोर्ट में प्रभुनाथ सिंह और दूसरे मुजरिमों को आजीवन कैद की सजा हुई। हाँ, सजा हुई। और फिर यह सजा खत्म नहीं हुई। हाई कोर्ट से बहाल रही, सुप्रीम कोर्ट से बहाल रही, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर माना गया। तो यह सजा खत्म नहीं हुई, ठीक है ना। और सजा काटी रहे आज भी प्रभुनाथ सिंह। तो इस परिवार की पीड़ा। और जब अशोक सिंह की हत्या हुई तो उनके भाई तारकेश्वर सिंह उपचुनाव में चुनाव जीते। तो अब वहां लड़ाई जो होती है प्रभुनाथ सिंह परिवार के बनाम तारकेश्वर सिंह, बिल्कुल, और अशोक सिंह की वाइफ चांदनी देवी जो हैं वह जिला पार्षद हैं और सबसे अधिक मतों से जीतने वाली जिला पार्षद है। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि केदारनाथ सिंह चले गए अब जेडीयू की। हाँ, बिल्कुल जी। रणधीर सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं वह भी जा रहे हैं। युवराज सुधीर सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वह चिराग पासवान की ओर जा रहे हैं। तो प्रभुनाथ सिंह परिवार उधर शिफ्ट। बिल्कुल। हाँ। तो अब जरूरत लालू यादव, तेजस्वी यादव को भी राजपूत नेताओं की है। तो आपको दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन को ही लड़ाना होगा। तो 2020 के चुनाव परिणाम को पहले समझ लीजिए। तो 2020 में केदारनाथ सिंह राजद के सिंबल पर 65,194 मत लाकर चुनाव जीते। ठीक है। यह सीट एनडीए में वीआईपी को मिल गई थी। ठीक है ना, वीआईपी को, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी। बिल्कुल। हाँ। यहां उम्मीदवार तारकेश्वर सिंह ही बन रहे थे। अच्छा जी। ठीक है ना, बात हो गई थी। कहने वाले कहते हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिट्टो लगा दिया कि नहीं। अच्छा। क्योंकि तारकेश्वर सिंह यदि कहीं जीत गए
तो फिर तारकिशोर सिंह ताकत बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो टिकट मिलते मिलते तारकिशोर सिंह को रह टिकट गई। नहीं मिला था, नहीं मिला था। टिकट मिला वीरेंद्र ओझा को वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर। तो 65,194 मत आया केदारनाथ सिंह को, जो चुनाव जीते। वीरेंद्र ओझा 37,405 मत लाकर चुनाव हार गए, 27,789 मतों से जीत हार। लेकिन जब तारकेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिला सीधे लड़ने के लिए, तो हनुमान के हनुमान, मतलब मोदी के हनुमान चिराग पासवान के हनुमान बन गए तारकेश्वर सिंह। ठीक है। और यह भी चुनाव लड़ गए जी। तो इनको भी 33,000 मत आ गया। ठीक है ना, 33,000 मत आ गया। तो यदि वीरेंद्र ओझा को मिले मत 37,000 और तारकेश्वर सिंह को मिले मत 33,000 को जोड़ देते हैं तो 70,500 के करीब मत होते हैं। इसका मतलब केदारनाथ सिंह चुनाव हार जाते हैं। बिल्कुल। तो अब 2020 में अब यह सवाल पैदा हुआ कि केदारनाथ सिंह उधर जा रहे हैं तो किसको लड़ाया जाए, किसको लड़ाया 25 में। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि लोहे को लोहे से ही लड़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। और बाघ के सामने बाघ ही। तारकेश्वर सिंह एलजेपी में ही बने हुए थे। तो अब तारकेश्वर सिंह का रास्ता राजद की ओर। अच्छा। ठीक है ना। ठीक है। लालू यादव का आशीर्वाद मिल गया है, तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिल गया है। यह भी ठीक है। देखिए, जब अशोक सिंह मारे गए थे 3 जुलाई 1995 को, तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, सिट्टू और बिट्टू। और यह नारा गूंजता था, सिट्टू बिट्टू करे पुकार, नहीं मिला पिता का प्यार। अच्छा। सिट्टू बिट्टू करे पुकार, नहीं मिला पिता का प्यार। तो तारकेश्वर सिंह भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वह भी एक मामले में सजायाफ्ता हो गए। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, जी। हाँ। अब समस्या, अब चर्चा ये हुई, और जो अशोक सिंह की पत्नी है, विधवा पत्नी चांदनी देवी, जो जिला परिषद में जीती हुई है, उनसे संबंधों को लेकर भी थोड़ी बहुत बातें की जाती है। लेकिन तारकेश्वर सिंह ने इस बार बड़ा दिल दिखाया है। ठीक है। कई लोग कहते रहे कि तारकेश्वर सिंह अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन नहीं, तारकेश्वर सिंह ने दिवंगत भाई अशोक सिंह, जिनकी हत्या हुई थी, उनके बेटे, जो हमने कहा कि नारा लगा था, सिट्टू बिट्टू करे पुकार, नहीं मिला पिता का प्यार, तो सिट्टू को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आदित्य विभू बीटेक किया हुआ लड़का है। ठीक है। एक बेटा और जो है वह यूएस में है। अब तारकेश्वर सिंह का एक बेटा भी लंदन में है। तो यहां लड़ाई, पिता को जिस परिवार ने मारा, अब बेटा उस परिवार से चुनाव बनियापुर में लड़ने जा रहा है। तो ये जानकारी है बनियापुर की। तो अब हम अगली सीट का जिक्र करेंगे, और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भी हॉट सीट है। हम बात कर रहे हैं बाढ़ की। क्या होने जा रहा है? देखिए, पटना जिले का बाढ़ बिल्कुल राजपुताना है। हाँ, ठीक है ना, राजपूतों की सीट है। और इतने राजपूत लड़ने के लिए परेशान रहते हैं एनडीए से कि पूछिए मत। हर किसी को लगता है, और हर चुनाव में लगता है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कट ही जाएगा और हम टिकट पा ही लेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जब पहली बार बाढ़ लड़े तो वह विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, मुझे तो याद है, कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू मेरे साथ, और मेरे संपादक थे शैलेंद्र दीक्षित जी दैनिक जागरण की, अब तो नहीं है, स्मृति शेष हैं, आनंद त्रिपाठी जी आज भी सीनियर जनरल मैनेजर हैं। हम सबों के साथ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू न्यू पटना क्लब में बैठे थे। अच्छा। और टिकट मिला था लवली आनंद को। ठीक है। नीतीश कुमार ने दिया था, लेकिन लवली आनंद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और नीतीश कुमार के बहुत पुराने रिश्ते, संघर्ष के दिनों के संबंध, तो नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, तो उन्होंने कहा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को कि आप चुनाव लड़ जाइए। अच्छा। तो यह तो चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं थी, यह तो सोचे थे कि हम एमएलसी बनेंगे। बिल्कुल। हाँ। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लड़े और जीते, और फिर जीत ही रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, जेडीयू से जीते, फिर बीजेपी में आए, नीतीश कुमार से अच्छे खराब, मतलब खट्टा मीठा रिश्ता चलता रहता है। तो जब चुनाव आता है तो, और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी ऐसे हैं कि अपनी ही सरकार को कभी कभी असहज कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ, बेबाकी से अपने ही दल के नेताओं को, मंत्रियों को भी असहज कर देते हैं। गुपचुप बैठक भी करते हैं। देखिए, जब अनिल शर्मा नीतीश कुमार से बागी होकर भाजपा की मदद से, तब तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जेडीयू के ही विधायक थे, चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रविंदर राय, राहुल कुमार जैसे लोग
वह अनिल शर्मा के पक्ष में खड़े हो गए थे। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट हर बार कटता है, लोग जब तक सिंबल नहीं मिलता है लोग काटते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन सिंबल आखिर में उनको ही मिलता भी और वो जीतते भी हैं। हाँ। अब देखिए ना 2020 का नतीजा देखिए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू 49,327 मत लाए और सत्येंद्र बहादुर 39,087 कांग्रेस और कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे 38,406। ध्यान रखिएगा कि लल्लू मुखिया का संबंध तब अनंत सिंह से बेहतर था जी, अब संबंध बेहतर नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए 2015 का नतीजा देख लीजिए। 2015 में महागठबंधन था और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भाजपा से लड़ रहे थे नीतीश कुमार से झगड़ा करके। बिल्कुल। ठीक है ना। अनिल शर्मा के चुनाव को लेकर, राज्यसभा के चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ था। तो ज्ञानू 63,989 मत लाकर चुनाव जीते थे और नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस सब एक थे। तो मनोज सिंह जेडीयू के लड़े थे 55,630 मत लाए थे। बिल्कुल हार गए थे। हाँ, और तब आप कह सकते हैं कि भाई अनंत सिंह तो नीतीश कुमार के साथ थे जी। हाँ, तब भी ज्ञानू जीते। बिल्कुल। तो यदि अनंत सिंह कहते हैं कि मोकामा हम चाहे जैसे हो हम जीतते हैं, तो ज्ञानू के पास भी वह फार्मूला है। हाँ, फार्मूला है। बिल्कुल है। तो जीत ही जाते हैं। जीत ही जाते हैं। तो अब देखिए 2025 में फिर से वही कहानी है। फिर से कहा जा रहा है कि इनको इस बार टिकट नहीं। हाँ, अभी आपने पिछले दिनों देखा था कि वहां आनंद मोहन भी पहुंच गए थे, बीके सिंह लेकर चले गए। अब विजय कृष्ण जिन्होंने कभी 2004 में नीतीश कुमार को बार लोकसभा का चुनाव हराया, बार से विधायक भी रहे, सजा याफ्ता हुए, फिर वह मतलब एक्विटल मिला तो वह वापस आए हैं, बाहर आए हैं जेल से, तो वह भी चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं जी। जी। उनके परिवार के लोग पहले से लड़ने की तैयारी की बात करते थे। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू देखिए, विजय किसी तो लड़ेंगे तो दूसरे पक्ष से, लेकिन आनंद मोहन जो चाहते हैं, आनंद मोहन के परिवार में यह चर्चा है कि छोटे बेटे अंशुमान आनंद को भी चुनाव लड़ाया जाए। बिल्कुल। कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी से हाँ, आनंद मोहन चाहते हैं नहीं चाहते मुझे नहीं पता, लेकिन लवली आनंद तो पूरे तौर पर चाहती हैं, पूरे तौर पर चाहती हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो या राजनाथ सिंह से मुलाकात हो, ठीक है ना, या राष्ट्रपति से मुलाकात हो, तो अंशुमान आनंद को लवली आनंद चुनाव लड़ाना चाहती है। और इसके लिए क्षेत्रों की बात भी हो रही है, कोई बार की बात करता है, कोई नबीनगर की बात करता है। विजय कृष्ण नीतीश कुमार के विरोधी हैं वो। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू फिर से टिकट की रेस में सबसे आगे। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ अवधेश नारायण सिंह जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उनके दामाद लगे हुए हैं। अच्छा। रवि रंजन। ठीक है। एमएलसी का चुनाव भी देखा ही था आपने। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए एक और दामाद है जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सियाराम सिंह। डॉक्टर सियाराम सिंह, सिकंदर सिंह सीमांचल वाले को जानते होंगे, उनके दामाद हैं। तो वह भी लगे हैं, इनकी चर्चा भी होती रहती है। एक डॉक्टर प्रिय रंजन है। अच्छा। सतीश राजू की चर्चा होती रहती है। तो बार में अब देखिए, अब इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए। तो इंडिया ब्लॉक में सत्येंद्र बहादुर जो 2020 में हारे 39,087 मत लाकर करीब 10,000 मतों से, वह फिर से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट हुआ है। आप नवनीता नीरज सिंह का नाम सुनी होंगी जी। हाँ, नवनीता नीरज सिंह ने अपना नाम, अपने नाम के बीच में नीरज सिंह क्यों रखा जी? नीरज सिंह तब सीआरपीएफ की नौकरी कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया। वह तेजस्वी यादव की शेरनी के रूप में प्रचारित हुई और बार में उन्होंने काम करना शुरू किया, तेजस्वी यादव का झंडा उठा लिया। तो बाद में देखिए 2020 में टिकट मिला नहीं, टिकट कांग्रेस के खाते में चली गई। अभी जानकारी यह मिल रही है कि नीरज सिंह ने भी सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ दी है। अच्छा। और यह स्वयं भी राजनीति में आ गए हैं। तो नीरज सिंह पत्नी आरजेडी और यह कांग्रेस में आ गए। अच्छा, पत्नी राजद और ये कांग्रेस में आ गए जी। तो इसका मतलब यह देख रहे हैं कि भाई गठबंधन में जिधर सीट रहे तो उधर बिल्कुल अपना ही फायदा है। तो नीरज सिंह और नवनीता नीरज सिंह राजनीति के जिला अध्यक्ष हैं, बार जिला संगठन का जो जिला है। तो ये लड़ाई फंसी हुई है। अब लल्लू मुखिया कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, जिन्हें 38,406 मत आया था, तो यह तो कानूनी मुकदमे में फंसते रहते हैं। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। अब 38,406 मत जब आपको आ जाए तो आपको ताकत तो लगती महसूस हो ही जाती है। अभी जब इनके घर शादी हुई थी तो क्या बड़ा जलसा, कितने लोग आए थे, मत पूछिए, कितने हजार लोग आए थे। समझे, लोग कहते हैं कई दिनों तक भोजन चलता रहा और लाखों लोग। लेकिन फर्क क्या है
कि पहले अनंत सिंह और लल्लू मुखिया एक थे, अब लल्लू मुखिया और अनंत सिंह एकदम बिल्कुल जानी दुश्मन बन गए हैं, जानी दुश्मन बन गए हैं। तो बार में देखना यह होगा कि मुख्य मुकाबले में कौन है। लल्लू मुखिया ने एक अपनी पार्टी बना रखी है, मतलब चुनाव तो लड़ना ही लड़ना जी, है। जी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि लल्लू मुखिया को आरजेडी का टिकट मिल सकता है। तो देखिए, आरजेडी का टिकट मिलेगा तो वहां एक दूसरे प्रकार की गोलबंदी भी हो सकती है। अनंत सिंह खिलाफ हैं, हाँ बिल्कुल। सत्येंद्र बहादुर को ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के खिलाफ यदि 39,087 मत आए और लल्लू मुखिया को 38,000 मत आए तो लल्लू मुखिया यादव का वोट ले गए थे, वो उनकी पकड़ है। ठीक है। तो सत्येंद्र बहादुर को जो मत मिले थे उसमें राजपूतों के भी मत रहे होंगे, उसमें भूमियारों के मत भी रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब जब लल्लू मुखिया कहीं इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी हो जाते हैं, बिल्कुल, तो राजपूत तो फिर गोलबंद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, राजपूत गोलबंद हो सकते हैं। तो अब देखना है इंडिया ब्लॉक फैसला क्या करता है। वैसे यह सीट कांग्रेस की है, कांग्रेस की सीट है, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी के सामने भी एक संकट है कि यदि बार में राजपूत न लड़ाए, इंडिया ब्लॉक के सामने ही संकट है, बार में न लड़ाए तो फिर कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक पटना जिले की 14 विधानसभा क्षेत्रों में कहां राजपूत लड़ाएगी। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, कहां राजपूत लड़ाएगी। बिल्कुल जी। एनडीए तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में, बार में और फतुआ में राजपूत को लड़ा रही है। हाँ, तो आप क्या फैसला लीजिएगा। हाँ, जी, तो बिल्कुल, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब हम अगली विधानसभा सीट पर जाएंगे, और अगली विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है दिनारा की सीट। क्या कह रहा है दिनारा? बहुत मार है, यहाँ पर भी बहुत मार है, यह भी यहाँ भी बबुआने की मार है जी। हाँ, ठाकुर साहबों की मार है, ठीक है ना। हाँ। और सब कह रहे हैं सीटवा हमरे है। महागठबंधन में कोई झमेला है नहीं, बिल्कुल। हाँ, यहाँ राजपूतों की लड़ाई में विजय कुमार मंडल तेजस्वी यादव के उम्मीदवार बाजी मार लेते हैं। 2020 का नतीजा देख लीजिए, विजय कुमार मंडल 59,541 मत लाकर चुनाव जीत गए। और यहाँ एनडीए के उम्मीदवार थे जय कुमार सिंह, पूर्व मंत्री, उद्योग मंत्री भी रहे बिहार के, तो एनडीए के उम्मीदवार थे। यह तीसरे स्थान पर चले गए, तीसरे स्थान पर 27,252 मत सिर्फ आए, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर कौन रहा? दूसरे स्थान पर हनुमान चिराग के उम्मीदवार जी राजेंद्र सिंह, जो भाजपा से आए थे, जिन्हें 2015 में बिहार का भावी मुख्यमंत्री भी बताया जाने लगा था जब नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर से लड़ रहे थे। तो राजेंद्र सिंह चले गए चिराग के पास, फिर 2025 में वापस आ गए हैं और भाजपा से सीट मांग रहे हैं। तो राजेंद्र सिंह 51,313 मत लाकर चुनाव हार गए थे, दूसरे पायदान पर रहे थे। तो अब देखिए 2025 में क्या हो रहा है कि 2025 में राजेंद्र सिंह भाजपा वाले कह रहे हैं नंबर 2 पर तो हम ही थे, इसलिए यह सीट मुझे मिलनी चाहिए, ठीक जी। लेकिन जेडीयू कह रहा है कि राजपूत की सीटें आपको कितनी लड़ने को हम दे दें भाई। भोजपुर और मतलब शाहबाद की बात हम कर लें कि भोजपुर, बक्सर, ये जो जिले हैं, शाहबाद में आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। बिल्कुल, खाता कहाँ खुला था एनडीए का, सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी, आरा और बरहारा। आरा में अमरिंदर प्रताप सिंह और बरहारा में राघवेंद्र प्रताप सिंह, दोनों बाबू साहब। बिल्कुल। तो बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर फिर से अपना अधिकार जता दिया है। बरहारा सीट जेडीयू चाह रही थी लेकिन सीट नहीं दी जा रही है। तो 2 राजपूत तो आरा बरहारा में लड़ेंगे ही बीजेपी के। तो अब जेडीयू कह रहा है कि तीसरी सीट भी आपको कैसे दे दें। बिल्कुल, तीसरी सीट पे हमें भी एक राजपूत लड़ाना है। हाँ जी। तो अब दिनारा लड़ाएंगे, दिनारा में अब बीजेपी करी, आप कैसे लड़ाएंगे? आप तो नंबर 3 थे। अच्छा जी, आप तो नंबर 3 थे। तो अब जो जेडीयू की नजर है वो दुमराव सीट पर है, वहां राहुल सिंह की चर्चा चल रही है। तो अब इन दोनों की लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि भाई काराकाट में हम कैसे हारे, इसकी विवेचना कीजिए। हाँ, पवन सिंह, बिल्कुल। तो हमें काराकाट की हार से सबक लेना है, ठीक है। और 2020 में जो शाहबाद में एनडीए को पराजय मिली उससे भी सबक लेना है। तो जब हमें सोशल इंजीनियरिंग जो बिगड़ चुकी है उसे फिर से रिपेयर करना है तो कई बड़े फैसले करने होंगे। बिल्कुल, कठिन फैसला तो करना होगा जी। तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मेरी सीटें चाहे जितनी हो, हमें काराकाट में, हमें शाहबाद में
हमें शाहाबाद में 2 कुशवाहा और 1 राजपूत लड़ाना ही लड़ाना है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ तो अब इस राजपूत के लड़ाने में फिर दिनारा आ गया। तो दिनारा में आलोक सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने ग्रीन सिग्नल दे रखा है और मुख्यमंत्री के यहाँ वीटो भी लगा रखा है। अच्छा, वीटो भी लगा दिया? वीटो भी लगा रखा है जी, क्योंकि आलोक सिंह ऐसे हैं राजपूत नेता हाँ, जो काराकाट के लोकसभा चुनाव में जब बाकी राजपूत नेता भागे फिर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह के खातिर या समाज में गुस्से के से बचने के लिए, तो आलोक सिंह खड़े थे उपेंद्र कुशवाहा के साथ में। बिल्कुल, आलोक सिंह संतोष सिंह के भाई भी हैं। बिल्कुल जी, हाँ। लेकिन इतना ही खेल रहे तब ना, अब इसके आगे का खेल समझ लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा एक और चाह रहे हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा 2 कुशवाहा 1 राजपूत के अलावा अपनी बहू को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। बहू को भी लॉन्च करना चाहते हैं काराकाट से। काराकाट से राजेश्वर राज जो ब्राह्मण हैं बीजेपी से, वो चुनाव जीतते थे। ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू भी ब्राह्मण है। तो कुशवाहा ब्राह्मण राजपूत इस समीकरण पर। लेकिन दिनारा सीट पर चूंकि 2020 में भाजपा से आए राजेंद्र सिंह नंबर 2 हो गए थे लोजपा से, तो अब चिराग कह रहे हैं कि यह सीट तो हमारी है। अच्छा, यह सीट तो हमारी है। चिराग की भी नजर इस पर अटक गई है। हाँ। तो चिराग के पास भी 2 उम्मीदवार हैं। ठीक। एक अजीत राय हैं, समझे ना, हत्या के मामले में जेल भी गए हैं, लंबे अरसे तक रहे हैं। एक कोई राजेश सिंह उर्फ गबरू सिंह है। अच्छा, ठीक है ना, नाम भी समझ लीजिए, गबरू सिंह। हाँ, गबरू सिंह है। तो इन दोनों की तो दिनारा में भी बहुत घमासान है, यानी कि पेच ही पेच है। अब कैसे सुलझेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए अब हम अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं, और अंतिम सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मोतिहारी की सीट। खेल तो यहाँ पर भी है। देखिए, यह भी खेल है और यहाँ भी खेल है। चंपारण की राजधानी है और राधा मोहन सिंह की सल्तनत की राजधानी है। बिल्कुल। और प्रमोद कुमार नहीं है वहां, राधा मोहन सिंह है बीजेपी के विधायक, और लगातार जीतते रहे हैं। और राधा मोहन सिंह की सल्तनत को हर बार चुनौती दी जाती है। तो प्रमोद कुमार के टिकट पर कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। हाँ, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ठीक है, हाँ है। मोतिहारी में जब हम बातें करते हैं तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्हें अब तक राधा मोहन सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया यह अलग विषय है। लोग कहेंगे प्रमोद कुमार राधा मोहन बाबू का आदमी है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, लेकिन चुनावी गणित में, चुनावी बिसात में प्रमोद कुमार को टिकट दिला भी देते हैं। देखिए, तो परेशानी कहां होनी है? परेशानी की जड़ें हैं, और परेशानी की जड़ें मजबूत हैं। देखिए, राधा मोहन सिंह भी अब अपराजय नहीं रह गए हैं। मेयर का चुनाव याद होगा। बिल्कुल। हाँ, मेयर के चुनाव में कैसे राधा मोहन सिंह के प्रत्याशी चुनाव हार गए प्रकाश अस्थाना जी, और कैसे देवा गुप्ता की पत्नी चुनाव जीत गई। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना हो कि आप पराजय नहीं रहे। और राधा मोहन सिंह इतना मोर्चा खोले रखते हैं कि राधा मोहन सिंह का बस चले तो केसरिया में भी खेला कर। बिल्कुल। केसरिया में भी खेला कर। जी। हाँ। और जब आप मोतिहारी की चर्चा करेंगे तो भूमियार और राजपूत आपस में बहस करते हैं कि भाई संख्या हमारी है, अधिकार उनका है। ठीक है ना। तो प्रमोद कुमार को टिकट नहीं टिकट, या राधा मोहन सिंह को टिकट और नहीं टिकट। ठीक है ना। वैसे सुमित शशांक जो फायर ब्रांड प्रवक्ता है, लगे हुए हैं, मोतिहारी को छोड़े हुए नहीं है, और किसी से भी टकराने के लिए तैयार रहते हैं। और बीजेपी भी जहां एकदम बिल्कुल सनातनी मुद्दा होता है उन्हें वहां भेजती है। तो यह तो बीजेपी के भीतर की बात है। दिव्यांशु भारद्वाज, बिल्कुल दम दिखाया है नहीं, दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी के ही, और दिव्यांशु भारद्वाज भले जेडीयू के हैं, लेकिन जेडीयू में वह बाद में गए और अपनी पहचान पहले उन्होंने स्वयं स्थापित की। बिल्कुल। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव दिव्यांशु भारद्वाज ने अपनी मेहनत और अपनी लोकप्रियता के बूते जीता था। बिल्कुल। हाँ जी। मोतिहारी से आया लड़का
पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव बगैर किसी पार्टी के समर्थन के जीत जाता है तो उसके भीतर कुछ न कुछ तो है। मामूली बात नहीं, मामूली बात नहीं। प्रशांत किशोर तो बाद में साथ ले गए ना। प्रशांत किशोर ने पहले तो इन्होंने अपना दम दिखाया, प्रशांत किशोर ने जब जदयू के लिए तैयारियां शुरू की तब वह इन्हें साथ ले गए। तो दिव्यांशु भारद्वाज ने भी ठान रखा है कि हमको मोतिहारी लड़ना ही लड़ना है, कैसे भी लड़ना। हाँ, कैसे भी लड़े, हाँ, कैसे भी लड़े। तो अब देखिए खेलो मोतिहारी कितना बड़ा आयोजन। और अभी आपने देखा होगा कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद एक शक्ति प्रदर्शन दिव्यांशु भारद्वाज ने भी किया और हजारों हजार की संख्या में, और वहां लोगों से पूछवाया गया कि पैसा लेकर आए हो, अच्छा, पैसा लेकर आए हो, ये भी तुम्हें पैसा, गया। हाँ, तुम्हें पैसा मिला है, हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो दिव्यांशु भारद्वाज की राजनीति भी बहुत लंबी है और दिव्यांशु भारद्वाज इस बात को समझते हैं कि यदि नहीं लड़े तो हमारी गंभीरता को कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो दिव्यांशु भारद्वाज यदि चुनाव लड़ जाते हैं तो प्रमोद कुमार की राह बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि प्रमोद कुमार के दुश्मन, राधा मोहन सिंह के दुश्मन, सारे दुश्मन मतलब गोलबंद हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए आरजेडी भी यहाँ खेला करने वाला है, जी, आरजेडी भी खेला करने वाला है। तो विनोद श्रीवास्तव के नाम की चर्चा तो चलती ही रहती है चुनाव में, लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने देवा गुप्ता बाहुबल से मजबूत, बाहुबल से मजबूत, हाँ, आंख मिचौनी भी पुलिस के साथ चलती रहती है, हाँ, गैर जमानती वारंट निकलता रहता है और जमानतें भी मिलती रहती है। लेकिन देवा गुप्ता ने राधा मोहन सिंह को चुनौती दी और अपनी पत्नी को मेयर बनवा लिया। तो अगला लक्ष्य जो है वह बिहार विधानसभा में पहुंच रहा है। तो मोतिहारी की लड़ाई राधा मोहन सिंह बनाम राधा मोहन सिंह के दुश्मनों की है, ठीक है ना, राधा मोहन सिंह के दुश्मनों की है। तो यहां भी आपको देखना होगा दिव्यांशु भारद्वाज ने नाक में दम कर रखा है, नाक में दम कर दिया है। और कैसे कौन मनाएगा, जेडीयू के तमाम बड़े नेता चाहे नीतीश कुमार हो सभी जानते हैं। और जिस किसी से वह उसने मुलाकात की है यही कहा है उसने कि मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है, आप मुझे टिकट दिलवा दीजिए। तो मोतिहारी की सीट तो दिव्यांशु भारद्वाज को लड़ाने के लिए जेडीयू को लेनी होगी ना, जेडीयू को लेनी होगी, या फिर बीजेपी ही दे दे। तो यह संभव होता दिखता नहीं है। लेकिन दिव्यांशु भारद्वाज की उपस्थिति दिव्यांशु भारद्वाज के राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छी बात है कि वो यदि वह इतना मत ले आते हैं, देखते चिराग पासवान एक सीट जीते लेकिन इतना प्रतिशत मत, बिल्कुल इसी बूते तो उनकी राजनीति चल रही है, बिल्कुल इसी बूते। मुकेश सहनी की राजनीति भी इसी बूते चल रही है, इसी बूते चल रही है। तो दिव्यांशु भारद्वाज यदि मोतिहारी में अपनी ताकत दिखा देते हैं और फिर वहां वो जो कहते हैं राजपूत बनाम भूमियार, भूमियार बनाम राजपूत, तो फिर आगे का खेल हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सत्ता में क्या क्या खेल होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।